हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार नीरज जी हैं। नीरज, अगर ये तमाम से सवाल फिर खड़े हो रहे हैं, और ठीक है कि अभी सुरजीत जी ने कहा कि आखिर हमारे हमेशा 85 के साथ अन्याय क्यों होता है और हमें ही क्यों धरने पर बैठना पड़ता है। अगर हक लेने की बात आती है तो 15 सबसे आगे होता है, और जब हक देने की बात आती है तो 85 को लोग नीचा कहते हैं। तो अगर इस पृष्ठभूमि में अगर इस तरीके से एक एक करके, जैसे अगर जो हम एक विचारधारा के लिए अपना बोल रहे हों और उनका ही जुबान बंद कर दी जाए, क्या ये संविधान और इस देश के साथ सही है? संविधान और इस देश के साथ तो कुछ भी इस समय शायद सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बातें चल रही हैं देश में और संविधान को जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि इसको कहीं कहीं तो बातें भी चल रही हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। उनसे दिक्कत तो शायद अम्बेडकर, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अम्बेडकर को मान भी नहीं रहे हैं। जी मान भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम को सरकार कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही है, और ख़त्म इसलिए कर रही है कि बिना एजुकेशन को बेहतर किए अगर वो सरकार जीत रही है तो सरकार क्यों एजुकेशन को सही करेगी। हार रहे हैं, अगर वो हारते तो शायद एजुकेशन सिस्टम को सही करते हैं। आप कहीं का उदाहरण देख लीजिए, अभी राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, कहीं का लोग राशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, संविधान को ताक पे रख के सारी चीज़ें हो रही हैं और देश में बेहतर चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसको आप सही करेंगे, पिछड़ी जातियों को पढ़ाए लिखाएंगे तो वो सवाल करेंगे, और सरकार कहीं ना कहीं सवाल करने से, सवाल को जो पूछा जाए उनसे, उससे डर रही है। हाँ, सही बात। देखिए, अगर आप शिक्षित होंगे, बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित होंगे तो आप संघर्ष करेंगे, आप संगठित भी होंगे। तो शिक्षा पहले मारी जाती है। एजुकेशन से अगर आपको मार दिया जाएगा तो आपकी स्थिति तो जानवरों जैसी हो जाएगी ना। आप जो है कुछ सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल नहीं करेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे, और वो ही चाहते हैं कि शिक्षा मर जाए। और जो शिक्षक हैं वो ऐसे शिक्षक बनाए जा रहे हैं जो बोलने की हिम्मत नहीं रखते। लक्ष्मण यादव जैसे शेर शिक्षक कह सकते हैं कि निडर शिक्षक, स्वतंत्र शिक्षक, लोकतंत्र का सिपाही, न्याय का सिपाही, जो भी कहिए, वो कम है लक्ष्मण यादव के लिए। तो ऐसे लोगों को इसलिए दबाया जा रहा है कि उनकी अन्याय की जो व्यवस्था है वो बनी रहे, उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसे लोग फिर से ना पैदा हों जो पैदा हुए। अभी आप देख लीजिए, मुझको तो एक चीज़ याद आती है कि क्या अगर अंग्रेज़ नहीं होते तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग पैदा होते? कभी नहीं पैदा होते। ये पैदा ही नहीं होने देते। ये ऐसे व्यक्तियों को पैदा नहीं होने देते, उनको ख़त्म कर देते। तो मैं तो कहूँगा कि शिक्षा की जो यहाँ नीति चली वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई और चली, और उसको ये बदलना चाहते हैं। उसको ये फिर से अपने आरएसएस कैडर के द्वारा जो है इसको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसको बंद कर देना चाहते हैं। तो इसके लिए 85 को एक होना चाहिए और आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। हम सड़कों पे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह लड़ने के लिए तैयार और लड़ेंगे, किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ हो जाए। सर, एजुकेशन फोरम लाना बहुत ज़रूरी है। अभी आया हुआ है, जो अभी 2024 से लागू हुआ है कि 23 से शायद, कि नया शिक्षा नीति आई है। क्या लगता है आपको, कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? नहीं, इससे मुझे तो कहीं नहीं लगता कि बड़ा फर्क पड़ा कि इसमें हुआ। उन्होंने एक हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट बना लिया कि अकबर का इतिहास गायब करना है, बाबर का इतिहास गायब। किसी का इतिहास गायब करके आप नई शिक्षा नीति लाएंगे तो इससे कुछ डेवलप नहीं होने वाला। जो मॉडली रूप से आप हजारों साल से, यानी हमारे परिवार में क्या चला, आज हमारे दादा क्या थे, परदादा क्या थे, उसके पहले क्या थे, जब अपना ही इतिहास नहीं जानेंगे। अगर आप इतिहास में मुगल काल खत्म कर रहे हैं, बाबर को खत्म कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप को कैसे पढ़ाएंगे? तो वही बात है ना कि आप महाराणा प्रताप को वीर बनाते हैं, अकबर को आप महान कहना बंद कर रहे हैं। तो अगर आप महाराणा प्रताप और राणा सांगा को के साथ, तो इब्राहिम लोधी का भी जुड़ना जरूरी होगा, सिकंदर लोधी का भी जुड़ना जरूरी होगा। और यह भी पूछा जाए उनसे कि अगर इस देश में न्योता बाबर को देने वाला कौन था? बाबर तो सिंधु नदी के किनारे खड़ा था, और जब बाबर जब सिंधु नदी के किनारे खड़ा था तो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए किसने भेजा? राणा सांगा ने न्योता भेजा ना, कि दिल्ली पर अटैक करो तुम, हम आगरा पर अटैक करेंगे। और हालात क्या बदले कि बाबर ने हमला तो आगरा पे, दिल्ली पे कर दिया, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। जब वो रुका रहा कि कहीं राणा सांगा सीधे तौर पर हमला करेंगे, कहां पर? आगरा पर,
लेकिन आगरा पर हमला उन्होंने नहीं किया, तो उसकी महत्वाकांक्षा जागी कि यार वहां हमने कर लिया, यहां भी अधिकार कर लेंगे। तो महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाले कौन से लोग हैं, और वो इतिहास को दफन कर देंगे। इस मतलब कोई इतिहास है और पढ़ाया जा रहा, सिलेबस में है। आप इब्राहिम लोदी को मार दीजिए, इसके बाद आप अकबर को मार दिए, हुमायूं को मार दिए, बाबर, ये तो इतिहास को दफन करने की बात है कि आप फिर अपने को वीर कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम अपने को वीर बनाएंगे। तो सीधा सा एक मौखिक मेरा यही कथन है कि इतिहास मत मारिए, इतिहास को जिंदा। अब नई शिक्षा नीति से यानी अब वो कुछ अकबर कौन था ये तो बच्चे भी पूछना भूल जाएं, बाबर कौन था ये भी भूल जाएं, अकबर महान था ये भी कहना लोग भूल जाएंगे। अब तो महान तो महाराणा प्रताप वीर थे ये भी लोग कहना भूल जाएंगे। जब अकबर था ही नहीं तो फिर किस स्ट्रेटजी पर आप बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी को मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रकांडन और इसको इस तरह के विषयों को बदलना, और हम आए और हमने नई सरकार बनाई या कोई नई सरकार बनाए वो अपनी विषय वस्तु रखे, तो ये तो सीधा सा खिलवाड़ है। सरकार आखिर इन मुद्दों पे बात ही क्यों करेगी जब जीत रही है हर जगह। अभी आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव कई जगह होंगे, तो वो क्यों बात करेगी? वो तो बात नहीं करेंगे भाई, वो तो जाहिर सी बात है कि हम आप अपने इतिहास को नहीं जानना चाह रहे हैं, और चूंकि जो लोग बनाने वाले लोग हैं हो सकता है उन्हीं की विचारधारा के लोग हैं। भाई अब मैं सीधे तौर पर पाकिस्तान पे जाऊंगा कि पाकिस्तान में शहीद आजम भगत सिंह का इतिहास नहीं पढ़ा जाता क्योंकि वो सरदार थे, सिख कौम से थे। तो वो तो आप भी यही व्यवस्था तो भारत में होने वाली है कि हमारे जो ऐतिहासिक पुरुष चाहे किस जातीय धर्म के रहे होंगे उनका नाम ही नहीं ना। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे 2012-13 में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। जस्टिस लोढ़ा नहीं, जस्टिस लोढ़ा नहीं थे, वो चीफ जस्टिस थे, गुजरात से ही रहने वाले थे, अरे अच्छा नाम है उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट 2012-13 में चीफ जस्टिस थे और वो पारसी समुदाय से थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से बड़ा हमारा संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। अगर इसको पढ़ लो तो शायद आपकी सारी परेशानियां किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं किसी धर्म पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ना किसी धर्म के खिलाफ, लेकिन उनका यह कहना था कि मैं पारसी समुदाय से हूं, पर्शियन थे वो, और मैं पारसी समुदाय से हूं और पारसी धर्म का मैं अनुयायी हूं, लेकिन इस संविधान ने मुझे, जो कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो पारसियों की संख्या सबसे अल्पसंख्यक है देश के अंदर, कुल 60,000 55,000 के बीच में होगी एक समुदाय, एक धर्म की, और हमेशा उसने इस देश के लिए, विकास के लिए बहुत कुछ दिया है पारसियों ने, चाहे टाटा, रतन टाटा हो और चाहे गोदरेज रहे हो और तमाम सी ऐसी शख्सियत रही हो कि जिन्होंने इस देश को कुछ ना कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं पारसी समुदाय से, मेरी आबादी पूरे धर्म में अगर धर्म के स्थान पर हुआ तो मैं तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हूं, तो इसके बाद भी मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। तो आखिर संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करके अगर संविधान को हम नहीं मानेंगे तो धर्म से बड़ा हमारा तो संविधान है ना, कि जो हमको धर्मनिरपेक्षता की तरफ मोड़ता है। और जब सेकुलरिज्म हम अपने पूरी दुनिया में अपने को ढोड़ा पीटते हैं और वहीं हम अपने देश में धर्म का लाभादा उड़ा दें, तो फिर मतलब ही किस बात का कि हम दुनिया के भाई किस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शख्सियत है। सवाल ये भी पैदा होता है। सर मेरा सवाल आपसे है, क्या धार्मिक उन्माद पिछले कुछ सालों में बढ़ा है? निश्चित तौर पर धार्मिक उन्माद बढ़ाया जा रहा है और इससे किसी का फ़ायदा नहीं होना, नुकसान होना। जो बढ़ा रहे हैं उनका भी नुकसान है, चंद लम्हों के लिए है, थोड़ी देर के लिए। एक गांव में एक कहावत होती है ना कि हगो बैल पुआल में जाएगा तेरे गाल में। तो जो लोग उन्माद बढ़ा रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। जबकि मैं दुनिया का 5000 साल का इतिहास देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हत्याएं धर्म के नाम पे हुई हैं, सबसे ज़्यादा, चाहे कोई भी धर्म। और जो धर्म के नाम पे लोगों को बोलने से रोका जाता है, तो धर्म की अगर हम प्रशंसा कर सकते हैं तो धर्म की आलोचना करने का भी अधिकार होना चाहिए, जबकि आलोचना करने पर दबाया जाता है। और अगर आप मानते हैं कि धर्म सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा बात भी होनी चाहिए और तर्क के साथ बात होनी चाहिए, जबकि इसको तोड़ा जा रहा है। अगर तर्क पैदा हो जाता तो सारी समस्याएं शायद ख़त्म हो जाती, लेकिन इस अंधी बहरी सरकार के सामने जो है तर्क कोई माने नहीं रखता, न्याय कोई माने नहीं रखता, एक समुदाय माने रखता है। आप किस समुदाय से आते हैं
तो समुदाय के अनुसार आपके साथ अन्याय होता है, समुदाय के अनुसार जो है लक्ष्मण यादव के साथ अन्याय हो रहा है, समुदाय के अनुसार प्रोफेसर रतनलाल के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे बहुत से प्रोफेसर हैं। हमारी एक बहन प्रोफेसर दिल्ली में 100 दिन से बैठी हुई हैं धरने पे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर आप कल्पना करिए, क्या अगर वो दूसरे समुदाय से होती, अगर वो सवर्ण समुदाय से होती तो उनके साथ कतई अन्याय नहीं होता। इनकी नज़र है, इनकी नज़र में होता है कि इनके साथ अत्याचार करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसीलिए बने हैं। तो हम इसीलिए नहीं बने हैं, हमारे लोग इसीलिए नहीं बने हैं, हम लड़ना भी जानते हैं, हम न्याय के लिए हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। और इस संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि इससे जो है न्याय पैदा होता है, तो इसको ख़त्म किया जाए, तैयारी है ख़त्म करने की। ये होने नहीं देंगे हम लोग। हमारा पूरे 85% के लोगों से आह्वान है, आप सड़कों पर उतरिए, लड़िए, लड़ने का मज़ा लीजिए, और डरने से कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए, जो भगत सिंह पैदा हुए, भगत सिंह के साथ तो लाखों लोग पैदा हुए होंगे ना, तो भगत सिंह जी वही मर गए, और जो पैदा हुए वो भी मर गए। नाम किसका है? भगत सिंह का है। बाबा साहब पैदा हुए, उनके साथ लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन लड़े, संघर्ष किए, आज नाम उनका है। उनके कारण लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। तो आप कम से कम 2 लोगों की ज़िंदगी बदलने का तो प्रयास करिए। एक व्यक्ति ऐसे पैदा हुए जो लाखों करोड़ों की ज़िंदगी लड़के बदल दिए, तो आप घरों में रह के क्या करेंगे? जानवरों जैसी स्थिति है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई, क्यों दे रहे हैं ऐसे लोगों को। तो तर्कशील बनिए, मैं तो कहूँगा, और संघर्ष करिए। संघर्ष से कभी पीछा मत हटाइए। बाबा साहब ने 3 बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्षशील बनो। जब संघर्ष की बात आती है, अगर संघर्ष आत्मीय संघर्ष है, फिर वो संघर्ष है, लेकिन अब एक तौर पर जो एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है देश के अंदर, कि अब धर्म की ही बात करो, चाहे जिस धर्म के हो, तो क्या धार्मिक भावनाएं ही देश को चलाएंगी? क्या धार्मिक भावनाओं से ही देश का विकास होगा? सवाल ये भी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी धर्म को लेकर ही सरकार चलाई जाए या देश चलाया जाए। जब देश चलाना है तो सबको लेकर चलाना है। 15 से थोड़ी चलना है सरकार। 85 को भी सुनकर, 85 की भी बात को सुन करके तब देश चलाएं तो वो चल सकता है, और नहीं तो इस तरह क्या चलेगा? इस तरह से देश का विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। देश का विनाश हो रहा है। अगर ये देखा जाए कि धर्म के साथ में लक्ष्मण यादव को निकाल दिया जाए, तो कोई वो हरिजन विभाग का है तो उसको निकाल दिया जाए, ये तो अन्याय है सब। और ये देश चलाने की निधि और विधि नहीं है उनकी। सबसे बड़ा सवाल कि जाति संकीर्णता ने देश को पूरा खंगाल दिया, और जातीयता के नाम पर, कभी कभी मैं किसी रिलीजन पे नहीं कहूँगा, मुख्य तौर पर हर जगह, ये मैं हिंदू को ही नहीं कहूँगा, मुसलमानों में भी वैसा है कि जो कल्चर देश के अंदर पहले से चला आया, उन्होंने भी वही अडॉप्ट किया। और खासकर सिख धर्म में भी है ये अडॉप्टेशन, ऐसे एक ही जैसे तीनों में, कि वहाँ भी अनुसूचित, वहाँ भी पर्व, वहाँ भी धार्मिक चीज से बड़ा धार्मिक अब बातें चल रही, तो मुझे एक वाकया याद आ गया। क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। जहाँ जहाँ पे धार्मिकताएं हावी हुई क्रिकेट में, टीम ही समाप्त हो गई। श्रीलंका को आप देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, हर टीम का ऐसा हाल है। जहाँ जहाँ पे क्रिकेट में एक ऐसा खेल है जो लगभग पूरी दुनिया में विख्यात है। धार्मिक चीज़ें होना सही है, अपनी जगह पे सही है, हो सकती बेहतर है, मानना भी चाहिए, धर्म मानना चाहिए, लेकिन आप धर्म के आड़ में किसी की हत्या या किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। एकदम। अब आप धर्म के आड़ में कोई प्रतिभा है आपके सामने है, और उस प्रतिभा का आप दोषारोपण करके किसी तरीके से धार्मिक आधार बनाकर उसको नीचे निकालें, टीम से निकालें या बाहर करें, तो फिर क्या खेल भावना क्या है? देश भावना भी नहीं है ना ये तो ये सीधा तौर पे कि धर्म ने जकड़ लिया है। और धर्म चाहे किसी धर्म ने जकड़ लिया, अगर पूरी दुनिया में देख लीजिए, जो भी किसी रिलीजन पे कंट्री चल रही है, क्या उस रीजन पे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ? कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान को देख लीजिए, जर्मनी को देख लिए, हिटलर ने क्या किया था, पूरा जर्मनी को बर्बाद कर दिया। और एक मेरा सवाल सर आपसे है कि क्या लगता है
जातीय जिस तरीके से और धार्मिक रूप से देश बट रहा है, उसको खत्म करने के लिए क्या सलूशन हो सकते हैं? सोल्यूशन तो यही है। अभी भाई साहब ने कहा कि 85, आपने कहा वो, हमको आपको सोचना पड़ेगा। सोचना कि रिलीजन हम ठीक है, उन्होंने अभी सुरजीत जी ने कहा कि साफ तौर पे कहा कि भाई अगर धर्म के अंदर कमियां हैं तो भाई कमियों का धर्म मानना तो सबको है, लेकिन कमियों का व्याख्यान भी तो करना पड़ेगा ना भाई, कमियां हमारे अंदर क्या है और किस नाते हमको कुछ समाज के लोग नीचा करते हैं। भाई कोई ऐसा एक रिलीजन हो, उस रिलीजन में एक को से दूसरा छोटा रहे, उससे भी छोटा रहे, वो उसमें खुश है कि मैं इससे बड़ा हूं, तो ये इससे थोड़ी ना सोसाइटी चलने वाली। और अब देश बचाना, लोकतंत्र बचाना है, तो वो ये तो पहली बात है ना कि हम सब एक हैं। जब हम कहते हैं हम सब एक हैं, तो फिर ये छोटा बड़ा और निचला और वो कौन सा तबका तो सारा एक जैसा होना चाहिए ना। और जब जिस तरीके के साथ सारे व्यवहार सबके साथ होते हैं, तो उतनी ही धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। भाई मंदिर में अगर उच्च श्रेणी के लोगों को उतना स्थान मिल रहा है, तो मध्यम वर्गीय जो निम्न जातियां उनको भी उतना स्थान होना चाहिए। मैं बता बुंदेलखंड के कई इलाकों में भाई देखता हूँ आज भी परंपराएं हैं कि वो उनके हाथ जब खाना लेंगे, हाँ एकदम ऊपर से पानी और कुएं पे चढ़ नहीं सकते भाई साहब, अभी भी है। और अगर किसी अपर का कुआं है 15 का, तो आप तो चढ़ नहीं सकते पानी ना। और अपर के साथ और भी जो 85 में भी कुछ लोग हैं, वो भी ऐसा व्यवहार करता है, सब जगह है वो अपने को ऊपर समझते हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं। ये बताइए कि अगर कोई मेहतर है, कामगार है ना, वो तो काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर वो उसने कहीं पे गंदगी साफ कर दी, तो कोई तो स्वीपर होगा, तो कोई गंदगी साफ करेगा, तो उसका मतलब कास्टिज्म के नाम पर उसको वो पानी मत दो, वो आपसे नीचे ही है, वो आपके पास बराबर बैठ नहीं सकता, आपके साथ खा नहीं सकता, आप उसका छुआ खाएंगे नहीं। ये कौन सी परिकल्पना है? कब दूर होगा ये सब? और संविधान का दायरा तो इसीलिए ना देश में, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने के साथ हमारी बड़ी कुरीतियां भी गई हैं। हाँ, तमाम सी विधवा जो सती प्रथा चलती है, एजुकेशन का अधिकार अंग्रेजों के जमाने से मिला कि कुछ तबके को एजुकेशन का अधिकार होता था, और खासकर एससी वर्ग को तो था ही नहीं। ये समाज के लोग हैं ना, समाज के लोग बताएं ना कि कब उनको वो हुआ। ये तो कहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फूले, ऐसे तमाम से लोग रहे। और सबसे पहला आरक्षण तो अरे क्या नाम है, ज्योतिबा साहू जी महाराज ने दिया, छत्रपति साहू जी महाराज, पहला आरक्षण, कि वो राजा थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अभी एक फैसला नीतिगत बिहार सरकार का है, मैं तो सीधा तौर पे कहूंगा कि बिहार सरकार का नीतिगत फैसला है कि जिन्होंने कहा कि आबादी का जब हमने वो सर्वे करा लिया, तो उसी हिसाब से जनगणना के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हुआ भी, अब देखते हैं कितना वीटो होता। लेकिन सही परिकल्पना पर यही है कि अगर हमारा दलित पिछड़ा समाज ऐसे ही और भ्रम की स्थिति में है, वो जो तमगा लगा के घूम रहे हैं, देखिए सबसे पहला, और ये कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वजह से ही देश में रहा। अगर देश में वही उन्हीं लोगों की वजह से देश में आक्रमण नहीं हुए, तो ऐसा लोग गलत सोचते हैं। सबसे ज्यादा आक्रांता से वो मध्यम वर्गीय, वो निम्न वर्ग ही परेशान हुआ। जितने हमले हुए, काटे वो गए, उनके घरों जलाए गए, उनके साथ बलात् हुआ, वो लोगों ने सबसे ज्यादा झेला है। इतिहास, वो तो सीमाओं की रक्षा, सीमा के अपने राज्यों की रक्षा कर रहे थे वो, और अपने राज्य को पाने के लिए ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन राज्य भी नहीं बचा है। अगर ठीक है आप कहते हो कि हमने सब सुरक्षा की है, तो ये भी गलत है। तो फिर आताताई इस देश में आए कैसे लोग? कैसे लोगों ने इस देश में मर्ज कर लिया? कैसे उस देश में हमला करके लोगों ने शासन बना लिया? ऐसे कैसे लोग चले आए? तो सीधा सा सवाल है कि आप हमें उभरने की है, तो हमें दलितों को, पिछड़ों को, उनको हक हकूक, उनको बोलने का तो अधिकार है ना भैया, कि सब कुछ छीन लोगे। कि अब बीपी सिंह की प्रतिमा अभी एक यहाँ बनी खाली मांडा में, इसके बाद जाके स्टालिन ने, एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में, उन्होंने अब की जाके डीएमके ने उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया। उनके 28 नवंबर पे उनके जिस दिन वो उनका देहांत हुआ था, उस दिन एक देश में बड़ी बुरी घटना भी हुई थी, आतंकवादी हमला भी मुंबई में हुआ था। लेकिन उसी 28 अगस्त वहाँ पर जाके एक प्रतिमा का अनावरण हुआ, और अखिलेश यादव ने जाके उस प्रतिमा का अनावरण किया, और अखिलेश यादव चीफ गेस्ट थे, तमाम से लॉ और लीडर थे। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे लिए युग पुरुष हैं, तो उनके लिए चाहे बीपी मंडल साहब हो,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही ये कैटेगरी बना दी कि कम से कम हमें तो लोग जानने लगे कि यार तुम तो पिछड़े हो, अति दलित हो, नहीं तो जीवन भर घूमते रहते। और इसके बाद अगर कोई है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है। अब उसको आप टैग से जोड़ोगे तो अब उनके लिए महिमा मंडल, लेकिन हमारे जो 85 के लिए तो बहुत बड़ी उन्होंने लड़ाई और एक चीज दे दी, हमको ताकत दी है, जो कि सरकारें झुलाती रही। मोरारजी देसाई की सरकार रही, गवर्नमेंट रही, उन्होंने झुलाया। इसके बाद तमाम सी सरकारें आई, कांग्रेस की आई, सबने झुलाया, लेकिन बीपी सिंह ने ये फैसला मंडल कमीशन लागू करके दिया। अब हक पर ही बात है तो जाहिर सी बात है। बड़े बड़े नाम ले रहे हैं सर कि, लेकिन जो बड़े नाम हैं उनके बारे में जानकारी कैसे होगी? क्योंकि आजकल के जो सर युवा हैं वो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे व्यस्त हैं, पढ़ तो कोई रहा नहीं। और सरकार की नीयत भी ऐसी, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये हो सकता है कि सरकार खुद चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म ही कर दिया जाए। एकदम जो नए लड़के हैं 1.5 GB डाटा जो है उनको बेरोजगार होने का आभास ही नहीं होने देता, तो ये बड़े लोगों को पढ़ेंगे कैसे? ये तो हमारा और जो पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा विद्वान है सोसाइटी में, उनका काम है लोगों को जागरूक करना। लेकिन लोग भी अब सिर्फ अपनी ही देख रहे हैं। सर इस पे क्या राय है आपकी? ये पहली बात तो सरकार ये जो है शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है, और जो हमारे लोग जो शिक्षित हैं वो भी उसमें ज़्यादा नीम हकीम खतरे जान हैं। थोड़ी सी शिक्षा भी खतरा देती। शिक्षित अच्छे तरीके से बनिए। अरुण शिवालकर साहब, देखिए अभी जब बहुजनों को अपने हक की बात करनी होगी, लड़ना होगा, हम सारे झंडे पे हम आप भी बोल रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जिन पार्टियों से उम्मीद करनी चाहिए कि जो असेंबली पार्लियामेंट के अंदर हमारे हक के लिए लड़ें और हमारा वोट लेके जाते हैं, लेकिन वो ऐसा हाल है कि हम अनभक्त होके उन्हीं के साथ जुड़े हैं। न अखिलेश जी, न मायावती जी, न चंद्रशेखर रावण, तमाम से ऐसे चेहरे हैं कि खाली अपनी ढपली, अपना राग ही बचा रहे हैं। लेकिन जहां उनको यूनाइटेड करना चाहिए, जब फोरम पर एक साथ होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, वहाँ गंभीर नहीं है। जी सर, देखा जाता है कि जैसे जो भी नेता होते हैं, जब इलेक्शन आता है तो सबको एकजुट लेकर तो चलते हैं, लेकिन जैसे वो जीतते हैं उसके बाद अपना डफली बजाने लगते हैं। ठीक है, वो जनता की सुनते ही नहीं, जनता करे तो करे क्या। अभी बहुजन समाज के ही लोग हर गांव में आप देखेंगे तो 2-2, 3-3 पार्टियां बन गई है। ठीक है, और जो 85% कहा जाए, 85% के लोग में करीब 6-7 पार्टियां बन चुकी है, तो कहाँ से जीतेंगे? चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी लेके चल रहे हैं, मायावती अपनी पार्टी लेके चल रही हैं, अखिलेश जी अपनी पार्टी लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों का तो वोट बंट गया ना। अब जो बाकी के लोग हैं वो अपना अकेले लेके जा रहे हैं, तो जीतेंगे ही। तमाम से जाति दल बन गए हैं, तमाम से जाति दल बन गए हैं, जिससे हम लोगों का नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। तो हम लोग फ्रंट पे लाने के लिए कैसे हम सबको अपील करनी पड़ेगी? देखिए, फ्रंट पे लाने के लिए तो जहाँ तक मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग सही ढंग से शिक्षित हैं तो अपने शिक्षा का अगर उपयोग करेंगे तो फ्रंट पे आएंगे। अगर अंधभक्त जैसे लोगों के साथ मिले रहेंगे तो कभी फ्रंट पे नहीं आ पाएंगे, वो हमेशा हर जगह मारे जाएंगे। ठीक है, कैसे भाई साहब मालूम होगा हमें कि वो अपने शिक्षा का प्रयोग सही ढंग से कर रहे हैं? शिक्षा का प्रयोग कोई सही ढंग से नहीं कर रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हमसे ज़्यादा सीनियर लोग हैं वो बोलने के नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर सर्विस भी पा गए हैं, अन्याय को सुन करके पीछे हट जाते हैं, कौन जाएगा उस बीच में? हम लड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे लक्ष्मण यादव ने भूमिका निभाई और वो लड़े तो उन्होंने कुछ खोया, यहाँ खोने का डर सबसे ज्यादा। और जहाँ तक मेरा कहना है कि किसी महान विद्वान ने कहा था कि वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर सके। जब आप अपने चरित्र का निर्माण ही नहीं कर सकते हैं तो शिक्षित कैसा? थोड़ा सा ज्ञान इंसान को हमेशा मात देता है। अगर जानकारी रखना हो तो पूरी जानकारी रखिए, तभी आप शिक्षित कहलाएंगे। वही अम्बेडकर साहब का कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन वो तो एकदम इसके विपरीत है, पूरे एकदम विपरीत चल रहा है, बिल्कुल विपरीत चल रहा है। अभी मैं अदर गाँव की बात नहीं करता, मैं सिर्फ डायरेक्ट पहले अपने ही गाँव से ही बात करता हूँ। जैसे अम्बेडकर जयंती आती है तुरंत तमाम मुद्दा शुरू हो जाता है ना, सब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ये अम्बेडकर जयंती जैसे ही ख़त्म होती है सब फिर अलग अलग पार्टियाँ शुरू, तो कहाँ से एक बनेंगे? बहुत बहुत अरुण शिवालकर साहब, स्थिति कैसी भी हो,
मिशन 85 जागेगा। एक हमारा मुहिम हम लोग चलाएंगे कि मिशन 85 जागेगा। हर हफ्ते आपको यह सेगमेंट देखने को मिलेगा। ये सेगमेंट हमेशा आपको खेल नीति पर उपलब्ध रहेगा। मिशन 85 की लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हमें हक चाहिए और हक संविधान ने हमको दिया है और उस संविधान के प्रारूप को लाकर हम सामने रखकर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।